हेलो, नमस्कार सभी को। चलिए आज हम लोग 3D का जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको अच्छे से समझेंगे और जो परीक्षा होगा 1 फरवरी से उसको अच्छे से हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखिए 100 मार्क्स का आपका 12 का एग्ज़ाम होता है मैथ्स का। उसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होगा वो 100 होगा। तो आप ऐसा नहीं कि पूरा समुद्र में जाके खो गए। 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, तो उसमें हमको सेलेक्शन करना है कि कोई 50 ही बनाना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होगा जो कि 100 में 100 सॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको वाइजली मतलब दिमाग यूज करके क्या करना है, कोई एक मतलब कोई 50 इसमें से सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो उसमें भी आपका जो होगा डबल, जितना आपको बनाना है उसका डबल। तो आपको 30 के आसपास दिया जाएगा, 30 ही दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 15 बनाना होता है। ठीक है, इसी तरह 5 मार्क्स। कहने का मतलब मेरा इन शॉर्ट यही है कि आपका जो क्वेश्चन सेलेक्शन होगा वही डिसीजन करेगा, वही डिसीजन मेकिंग होता है कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर आप हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आप जान रहे हो और मान लेते हैं ए और बी में आपको बनाना है और दोनों क्वेश्चन जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी सॉल्व करना है। तो इसमें आपको ये सिलेक्शन होना मतलब करना बहुत बड़ी बात होती है। पढ़ता तो सबको ही है, ठीक है, लेकिन 90 और 100 मार्क्स में बहुत धरती और आसमान का अंतर होता है। सिर्फ 10 नंबर का अंतर नहीं होता है। 90 मार्क्स लाना मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, आप ठीक ठाक हैं, ठीक है, एवरेज हैं, लेकिन 100 को टच करना मतलब दिखाता है कि आपका टेम्परामेंट कैसा होगा। तो यहाँ पे ए और बी में सिलेक्शन करना अलग बात है कि हम दोनों क्वेश्चन जान रहे हैं, लेकिन कहाँ पे हमारा दिमाग कम से कम यूज होगा और कहाँ पे हम एक्यूरेसी के साथ, और स्पीड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें बनाने में मेरा स्पीड कम है और इसको बनाने में मेरा स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखेंगे कि स्पीड के साथ एक्यूरेसी किस में मेरा बढ़िया होगा, उसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्पीड होना चाहिए प्लस एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब गलती कहीं कम होने के चांसेस कम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम जाके क्या कर सकते हैं, टारगेट जो मेरा 100 है वो आप अचीव कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है और उसको लूज नहीं करना है कभी भी किसी भी कीमत पे। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, जो हमको लगता है कि कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए ना, वो आप पर बहुत अटूट होना चाहिए। अंतिम 3 घंटा तक में आपको कहीं भी आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। जिस क्षण आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं उस समय आप अपने रिजल्ट को धीरे धीरे लूज कर रहे होते हैं। इसलिए अपने किसी भी कीमत पर आपको कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है। ठीक है, ये सब तो बात हो गया और इस सब मैटर पे बात करेंगे बाद में। फिलहाल अभी हम आपको 3D बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3D जो बचा हुआ पार्ट था वो हम 2-3 दिन गैपिंग रह गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको 3D को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है, वेक्टर का आप वीडियो देख चुके होंगे, 3D का भी पार्ट देख चुके होंगे, और ये पार्ट भी देखने के बाद वेक्टर 3D से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पक्का है, दावा है मेरा। और इंटीग्रेशन का भी आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी वीडियो बना हुआ है, तो मेनली आपको इंटीग्रेशन वेक्टर 3D पर ज़्यादा जोर देना है, जहाँ से कैलकुलस का मतलब आप इंटीग्रेशन ऐसे मत समझिए, कैलकुलस को पूरा लीजिए। ठीक है, कैलकुलस में आ जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉर्मली 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और उसके बाद इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन, ये आपका मेन रोल मतलब करेगा रिजल्ट बनाने में। उसके बाद वेक्टर 3D आ जाता है, और फिर इजी में आ जाता है आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स आ जाता है, फिर इन्वर्स है। इतना आपको पूरा कमांड कर लेना है। ठीक है, और आप इसको कोशिश कीजिए कि जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी न्यू चीज़ नहीं पढ़ना है आपको। जितना पढ़े हैं बार बार उसी को रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपको अगर आपका तैयारी ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप 90 मार्क्स के आसपास आ चुके हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि लास्ट टाइम में आप कितना ज़्यादा रिवीजन करते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर आपका स्कोरिंग रहेगा। और दूसरी बात, जितना भी आपका फार्मूला है, सारे फार्मूला को आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट का जो 31 तारीख का जो रात होगा ना, उस दिन आपको पढ़ना नहीं है, आराम करना है। बाकी आप माइंड सेट रखिए, दिमाग कूल रखिए, और अपने रिजल्ट के प्रति एश्योर्ड हो जाइए कि मेरा रिजल्ट अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी हम 3D देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल निकालने वाला जो बात होता है, कौन जिसको हम कहते हैं, 3 तरीके से आपको पूछा जाएगा। किस तरीके से पूछा जाएगा? 3 तरीके से। एक पूछा जाएगा कि 2 रेखा के बीच में कौन निकाल दीजिए। कितना? 2 रेखा के बीच में आपको पूछेगा कौन निकाल दीजिए। या फिर क्या पूछेगा कि एक रेखा देगा और बोलेगा कि एक समतल के बीच में कौन निकालना है। ठीक है, या फिर दोनों समतल दे देगा, दोनों समतल के बीच में कौन निकालना है। इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, कौन निकालने में से आपको यहीं से
क्वेश्चन आएगा। दो रेखा में से कौन निकालना है, एंगल निकालना है, या फिर एक रेखा एक समतल के बीच में कौन निकालना है, या फिर दो समतल मतलब प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे देखेंगे आज अच्छे से। ठीक है, इसको देख लेते हैं, बारी बारी से हम देखेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है, अब देखिए समतल का इक्वेशन जो होता है नॉर्मली आपको लिखा रहेगा इस तरह, जैसे 3x + 2y + 4z इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं समतल का इक्वेशन। इसको बोला जाता है ऐसे फार्मूला में अगर देखा जाए तो ax + by + cz इक्वल टू d, ये क्या हो गया आपका समतल में। लेकिन आपको हम वेक्टर 3D में वेक्टर में बता चुके हैं कि जहाँ x y z होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्टेशियन इक्वेशन। लेकिन अगर इसी को हमको वेक्टर में लिखना होगा तो वेक्टर r क्या लिखेंगे, वेक्टर r.n लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू d हो जाता है, क्या हो जाता है, d हो जाता है। n क्या हो जाता है, जैसे इसको कैसे लिखेंगे, जैसे यही वेक्टर है ना, तो वेक्टर r डॉट यही a के साथ i लगा देंगे। ठीक है ना, b j और c k हो जाएगा इक्वल टू ये d लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम किस में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए इसी को, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर r डॉट 3i + 2j + 4k इक्वल टू 6 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह करके हम इसको क्या करते हैं, कार्टेशियन से इसमें वेक्टर फॉर्म में लाते हैं। ये तो नॉर्मली बात हुआ। अब देखिए इसमें क्या है कि इस दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, कौन निकालना है। दोनों समतल के बीच में कौन पूछ रहा है, किसके बीच का पूछ रहा है, कौन समतल के बीच में। तो देखिए कौन का निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a1 × a2 + b1 × यहाँ लिख देते हैं हम a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 बाय √अंडर a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर + c1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + c2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये मॉड होता है। क्लियर है, तो देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो गया। कहीं भी आपको फार्मूला में d नहीं है। ठीक है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। तो आप लिख लेंगे कि a1 = 3 b1 = -2 c1 = 6 a2 = 2 b2 = 2 और c2 = -2। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू आपका क्या फार्मूला हो गया, a1 तो 3 हो गया इंटू 2 हो गया 2। ठीक है, फिर क्या हो गया -2 × 2 फिर +6 × -2। ठीक है, बाय फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर -2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका 6, ये हो गया -4 और ये हो गया -12। ठीक है, बाय ये क्या था 36 था, 36 + 4 कितना हो गया 40 + 49 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7। क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं इंटू 4 4 8 4 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, तो 6 - 4 कितना हो गया, -6 - 4 2 2 - 4 क्या हो गया -10, जबकि ये मॉड में है, किस में है, मॉड में है। तो cos थीटा इक्वल टू ये आपका मान लेते हैं -10 और ये 7 दूनी कितना हो गया 7 × 2√3, ये है 7 × 2√3, 2 5 जा 10 कटा दीजिए। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया, मॉड को हटा देंगे तो इसको प्लस में कर देगा, ये आ रहा था 7√3, ये क्या हो गया 7√3। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 5/7√3। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर। तो दो समतल के बीच में अगर हमको एंगल निकालना हो, दो समतल के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो ये फार्मूला आप दिमाग में धंसा लीजिए। क्या क्या करना है, धंसा लेना। अगर मान लेते हैं इसी को वो क्या करे, आपको इस XYZ में नहीं देगा, हो सकता है कि क्या करना है, इसको IJ में लिख दे, 3i - 2j + 6k इक्वल टू क्या कर दिया 7 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे 2i + 2j - 2k इक्वल टू लिख देना है 5। तो इसको क्या करेगा कि आपको एंगल निकालना है, तो आप परेशान मत होइएगा, डायरेक्ट इसको क्या, ये क्या हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं ना वेक्टर r.n। तो क्या होता है फार्मूला n1 × n2 बाय n1 का स्क्वायर + n2 का स्क्वायर। सिंपल, आप कुछ नहीं कीजिएगा, ये सवाल दिया है ना, इसको आप इस फॉर्म में ला दीजिएगा, इसको आप इस फॉर्म में ला दीजिएगा, फिर फार्मूला से हम बना देंगे। ठीक है, इस तरह करके हम दो समतल के बीच में क्या करते हैं, एंगल को निकाल लेते हैं। दो समतल के बीच में क्या करते हैं, एंगल को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गया समझ में, चलिए ठीक है। चलिए अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या है कि एक रेखा
और एक समतल, समतल मतलब प्लेन, ठीक है। आपको वहाँ पे तल भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, समतल और तल एक ही चीज़ है, ठीक है। दोनों के बीच में कोण कैसे निकालते हैं, अभी हम क्या देखें कि दो समतल रहेगा तो उसके बीच कोण कैसे निकालेंगे, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, और फिर दोनों का अलग अलग मॉड निकाल के cos थीटा यहाँ पे रखना है, ठीक है। लेकिन एक रेखा और एक समतल है तो दोनों के बीच कैसे लिखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को आपको किस तरह भी और लिख सकता है। तो ये आपका रेखा का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये रेखा का इक्वेशन है। आपको वो चेंज करके वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता है, कैसे लिखेगा, ये +1 है तो -1 करके, लेकिन आई हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 जे तो लिखना नहीं है, तो जे लिखेगा नहीं, आपको यहाँ पे +3 के कर देगा, और प्लस लैम्डा, और यहाँ पे लिख देगा 2i प्लस 3j और +6 के, ये लिख सकता है वो उसको, तो ये भी दे देगा। और समतल में क्या लिख देगा, वेक्टर r डॉट, और इसमें आपको लिख देगा 10i प्लस 2j माइनस 11k इक्वल टू 3। इन दोनों के बीच में भी कह सकता है कि एंगल निकालिए। तो एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए ये या तो ये देगा या ये देगा, दोनों सेम है, लेकिन ज़्यादा चांस है आपको इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो अगर एक रेखा और एक समतल रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये A1 हो गया आपका, अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये नीचे वाला B हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, B हो गया, तो लिखेंगे वेक्टर B इक्वल टू आपका क्या हो गया 2i प्लस, क्योंकि रेखा का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, वेक्टर A प्लस लैम्डा B होता है ना, तो A में आ गया -1, यहाँ पे 0 और +3, और लैम्डा B में आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इसलिए B नीचे वाले को लिखना है रेखा में, तो 2i प्लस 3j और +6k हो गया, ठीक है, +6k हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेक्टर B हो गया। लेकिन वहाँ पे आपको n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है, तो n आपका कितना हो गया 10i प्लस 2j माइनस 11k, ठीक है, ये हो गया, कांस्टेंट वाले को छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर एक रेखा और एक समतल रहेगा तो साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है, और वेक्टर B डॉट n बटे मॉड B और मॉड n, ठीक है, इसको याद रखेंगे, BN बटे मॉड B और मॉड n होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो आप बना ही लेंगे, वेक्टर B डॉट वेक्टर n, तो इसको और इसको डॉट करेंगे तो 2 10 जा कितना हो गया 20 हो गया, 3 2 जा आपका 6 हो गया, और 6 11 माइनस 66 हो गया, बटे दोनों का क्या करना है, मॉड करना है, तो इसका 4 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 36 हो गया, और उसके बाद इसका अगर निकालेंगे तो ये 100 हो गया, ये 4 हो गया, ये 121 हो गया, और यहाँ पर आपका मॉड है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 20 और 6 कितना हो गया 26, और 26 में अगर 66 घटा देंगे तो 40 हो गया, -40 हो गया, लेकिन -40 लिख देते हैं पहले। ये आपका क्या हो गया 45 4 49 का 7 हो गया, इंटू ये कितना है 121 और 4 125, और ये 225 हो गया जो कि 15 होता है, ठीक है। अगर आप कटा सकते हैं तो 5 8 40, 5 या 15, तो थीटा बराबर आपका क्या हो गया साइन इनवर्स ये हो गया, माइनस तो हटा देना है आपको, 8 बटे कितना हो गया 7 या 21, 8 बटे कितना हो गया 7 या 21, ये क्या हो गया आपका एंगल हो गया। मतलब एक रेखा और एक समतल के बीच में अगर आपको निकालना है तो इस फार्मूला से जाएंगे, और अगर दो समतल के बीच में निकालना है तो पिछले वाले फार्मूले से जाएंगे। इस तरह करके हम क्या करेंगे, इसको सिंपली बनाते हैं, 1 सेकेंड। और इसके बाद क्या है, अगर मान लेते हैं आपको क्या कह दे कि दो रेखा के बीच में कौन निकालने, इस टाइप का एक इक्वेशन और दे देगा, उन दोनों के बीच में आपको कौन निकालना है, ठीक है। तो सिंपल उसका फार्मूला होता है cos थीटा बराबर, आप लोग पढ़े होंगे, B1 डॉट B2 बटे मॉड B1 अब मॉड B2, ठीक है। इसको याद रखेंगे, मतलब B1 का प्रयोग ये करेंगे, और दूसरा जो रेखा दिया रहेगा उसके नीचे वाला जो होगा वो B2 होगा, तो B1 के जगह पे ये, B2 के जगह पे ये, मॉड B1 मॉड B2। तो इस तरह क्या करेंगे, दो रेखा के बीच में कौन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, दो रेखा के बीच में। फिर से हम एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको, दो समतल के बीच में अगर कौन निकालना हो तो पिछले वाले फार्मूला से जाएंगे, जो कि आपका फार्मूला था, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर दो समतल के बीच में निकालना हो तो वहाँ पे दोनों में cos थीटा ही प्रयोग करेंगे। तो क्या था आपका कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटे फिर क्या हो गया आपका A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, और क्या था ये आपका A3 स्क्वायर, A1 B1 था, A1
B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। देखिए दो समतल के बीच में ये फार्मूला, दोनों रेखा के बीच में ये फार्मूला, लेकिन एक रेखा और एक समतल के बीच में ये फार्मूला है, इसमें साइन थीटा आया। दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, साइन थीटा हो गया। और दोनों सेम रहेगा तो कॉस थीटा, रेखा रहेगा तो बी का प्रयोग करेंगे, और दो समतल रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपको दिमाग में एकदम अच्छे से रख के ही एग्जाम में जाना है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा कि एक बिंदु दिया रहेगा, ठीक है, एक बिंदु और एक समतल दिया रहेगा, दोनों के बीच में क्या कह रहा है, दूरी निकालना है। ठीक है, समझिए, एक समतल दिया रहेगा और कहेगा एक बिंदु से कोई समतल पार हो रहा है, ठीक है ना, कोई पार हो रहा है, एक बिंदु से कोई समतल पार हो रहा है, तो इस समतल से इस बिंदु की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु यहाँ दिया हुआ है और समतल भी दिया है, तो इस तल का समीकरण निकालना है। समझिएगा बात, यहाँ पे क्या कह रहा था कि एक बिंदु दिया हुआ है और यहाँ भी एक समतल है, एक बिंदु है और ये एक समतल है, तो कह रहा है इस समतल का इक्वेशन दिया होगा आपको और ये पॉइंट भी दिया होगा, तो इन दोनों के बीच में पूछ रहा है दूरी क्या होगा, इन दोनों के बीच दूरी क्या होगा। ठीक है, तो दूरी एक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है कि पॉइंट दिया हुआ है और एक समतल दिया है, तो यहाँ से जो एक समतल जाएगा इस समतल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है समतल का समीकरण क्या होगा और यहाँ क्या पूछ रहा है, दूरी क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी आपको दे कि एक समतल, और अभी देखिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा, पीड़ा हो रहा होगा, तो सफलता जो सक्सेस होता है, सफलता और पेन में जो पीड़ा होता है उसमें डायरेक्ट संबंध होता है, बहुत गहरा संबंध होता है। अगर आपका पीड़ा जो है, पीड़ा मतलब पेन होता है, दर्द होता है, कष्ट होता है, यह आप अगर सह लिए, पीड़ा अगर आप सह लिए तो सफलता फिक्स है, सफलता तय है, सफलता आपका क्या है, तय है। लेकिन अगर आप इस पीड़ा को नहीं सह पाए, ठीक है, इसको आप झेल नहीं पाए पीड़ा को, तो आपका जो असफलता तय है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है इस पीड़ा को सह लेना। अभी जो भी पढ़ने में तकलीफ़ हो रहा है इसको क्या करना है, सह लेना है, क्योंकि पीड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता है, दर्द किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिसको सफल होना है, जिसको सक्सेस होना है, उसको यह झेलना ही पड़ता है। दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो शिखर तक पहुंचा हो और उसको कष्ट ना हुआ हो। कष्ट से जो घबरा के वापस आया है वो नॉर्मल आदमी बना है, और जो कष्ट से भी झेल के आगे निकल गया है वही, उसी का आप देखते हैं न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह सब में देखते हैं, और उसके कहानी या उसके बुक को आप पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको जाना है उस लेवल तक तो इसका स्वाद आपको चखना पड़ेगा कि कष्ट होता क्या है। ठीक है, कष्ट इसको महसूस करना। तो चलिए अब पढ़िए आप लोग। तो 4y, तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं, ए, वेक्टर ए निकाल लेते हैं इसका। तो 2i + 5j और -3k। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, पॉइंट से ए निकाल लिए। यहाँ पे वेक्टर r.n होता है समतल का, तो ये हो गया आपका वेक्टर n। क्या हो गया, वेक्टर n = क्या हो गया, 6i - 3j + 2k। ठीक है, और ये आपको इसको आप क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, d आपका हो गया 4। तो देखिए इसका डिस्टेंस का इक्वेशन क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस अगर दूरी निकालना हो तो फार्मूला होता है, ये आपका a था, a.n, क्या था, a.n -d अब बटे mod n याद रखिएगा, क्या था, an - d बटे n mod n। तो देखिए, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, a कितना है आपका, ये है, इसको इसका डॉट निकालेंगे, ये दोनों का क्या निकालेंगे, डॉट निकालेंगे, a और n का क्या निकाल देंगे, डॉट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे याद कीजिएगा। याद करने का तरीका क्या है, भावेल आप पढ़े होंगे a n द, क्या पढ़े होंगे, a n द, तो ये हो गया n हो गया और ये हो गया द, n - द बटे mod n। ठीक है, इस तरह करके याद रखेंगे, n द मतलब d बटे ये। तो ठीक है, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, आर्टिकल पे जाइएगा, n - द, a n और द होता है ना, तो द को d भी लिखते हैं हम लोग, व्हाट्सएप का ज़माना है। तो ये n हो गया और -d अब बटे mod n। तो a n क्या हो गया, तो निकालिए डॉट, तो 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। अब 5 थी आपका -15 हो गया, और -3 और +2 कितना हो गया, -6।
ठीक है, और माइनस डी, डी कितना हो गया -4, ठीक है, और बटे मॉड एन, मॉड क्या था एन, एन आपका क्या हो गया, इसी का क्या निकालना है, मॉड निकालना है, तो आपका हो गया 36, 9 और 4, ठीक है, तो 12 में 15 गया -3, अब -3 और -6 कितना हो गया -9, अब -9 और -4 -13 क्या हो गया -13। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नेगेटिव नहीं होता है, उसको मॉड में है तो 13 कर देंगे, ठीक है, और ये हो गया 36, 9, 45, 4, 49, 49 का 7, तो दोनों के बीच में दूरी क्या हो गया ऐसे, तो समझ में आ रहा है। एक बिंदु से समतल के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, n माइनस द बटे मॉड n, द मतलब डिस्टेंस, ये d, ठीक है, d, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये d निकालना था, ये डिस्टेंस मतलब बड़ी d निकालना था, और छोटी d मतलब हो गया आपका ये कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह करके हम कोई भी चीज़ का क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं एक पॉइंट से कोई प्लेन के बीच में, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी दे 6x प्लस करके भी दे सकता है x y z में, तो आप टेंशन नहीं लेना है, बनाना है, लेकिन आपको जिस फॉर्म में बता रहे हैं इसी फॉर्म में गारंटी क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वेक्टर फॉर्म में ही पूछेगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, इसको बनाने के बाद आपको 3D सोचना नहीं है। अगर आपको लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप 3D बना लेंगे, ये सब क्वेश्चन बना लेंगे, आपको सच में समझ में आ गया, तो आपका एक भी क्वेश्चन 3D से तो नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। तो इस फार्मूले को आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और एक बार रिवीजन करते रहना है जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए मैथ्स का, ठीक है। तो देखिए, उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो तल का ही समीकरण निकालना है। किसका निकालना है, तल का निकालना है, जो इसके समांतर है। किसके समांतर है, इसके समांतर है। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि एक समांतर है, एक प्लेन है और दूसरा प्लेन है जो कि इसके समांतर है। तो एक प्लेन का इक्वेशन दिया है और इस प्लेन का क्या पूछ रहा है, इसका इक्वेशन पूछ रहा है, जो बिंदु इतना से गुजरता है, एक बिंदु है जो कि इससे गुजरता है, इसका निकालना है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है 3x + 4y - 5z, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट नहीं दिया है, कोई कांस्टेंट तो नहीं दिया है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे a b c हो गया तो डायरेक्ट करेंगे, 3 × 1 हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 × 1 कितना हो गया 6, 2 × 4 8 और 3 5 जा 15। तो इसका भी कोई कांस्टेंट होगा, क्या होगा, इसका भी क्या होगा, कोई कांस्टेंट हो गया। तो 6 8 कितना हो गया, 6 8 14, ठीक है। यहाँ पे गुना करते हैं, 3 × 3, 4 दूनी 8 और 5 से 15, तो 6 8 14 15 कितना हो गया -1 हो गया, कितना हो गया -1 बराबर k। तो k की जगह पे आपको क्या रख देना है, -1। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, 3x + 4y - 5z बराबर -1। इस -1 को क्या ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, इधर। ये हो गया आपका प्लेन का इक्वेशन। बढ़िया से समझिए, देखिए क्या कह रहा था, समांतर, क्या कह रहा था, समांतर। तो समांतर में क्या होता है, जब समांतर जब भी होगा तो जैसे देखिए ax + by + cz बराबर d है, और यहाँ पे फिर दिया है a2x + b2y + c2z बराबर d। अच्छा 3 1 जा, यहाँ पे 3 होगा, 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3, तो 8 3 11 में 15 गया, -4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -4 हो गया। तो यहाँ पे -4, ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये कह रहा था समांतर है, समांतर तभी होगा जब ये और ये क्या होता है, इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है। अंतर कहाँ होता है, इसमें, किसमें, डिस्टेंस कांस्टेंट वाले में। तो ये इसके समांतर अगर कोई है तो सिंपल सा बात है कि ये तो आएगा डायरेक्ट, लेकिन कोई कांस्टेंट अलग आएगा। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 4 दूनी 8 और 5 से 15, इससे k का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देना है, बस यही हो गया प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। इसको आप देखिएगा, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं कि दो समतल के बीच में अगर हमको दूरी निकालना हो, दो समतल दिया हो उसके बीच की अगर दूरी निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि मान लेते हैं दो समतल दिया है, क्या इस तरह हम उसका दूरी निकाल सकते हैं, ये समतल ये और ये समतल ये। अगर देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दूरी जो है आपका, ये आपको लग रहा है कि कुछ यूनिट होगा, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये दूरी क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसका मतलब दो समतल के बीच की अगर दूरी निकालना है आपको कभी भी, तो आपको वो दो समतल क्या देना पड़ेगा, उसको क्या देना पड़ेगा, पैरेलल में देना पड़ेगा।
पैरेलल कहने का मतलब कि ये दूरी सब जगह क्या होगा, फिर बराबर होगा, तो कोई दूरी निकालेंगे तो दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का है और इस टाइप का है, अगर दूरी निकालने कह दे तो कहाँ से निकालेंगे आप, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी आपको दो समतल के बीच में दूरी दिया है निकालने, तो सीधा सा मतलब है कि वो दोनों समतल जो होगा समांतर होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है? अगर समांतर और पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगा दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो पैरेलल होगा। अभी जस्ट इसके पहले वाले हम क्वेश्चन में बताए थे। तो देखिए, तो हम पहले इसको सेम करेंगे, सेम कोशिश करेंगे कि क्या, गौर से अगर देखेंगे 2x + 3y + 4z = 4 दिया हुआ है, और यहाँ जब इसको देखेंगे तो 4x + 6y + 8z = 12, तो ये और ये तो मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है। तो देखेंगे यहाँ यहाँ यहाँ, आप जब गौर से इसको देखेंगे तो आपको कुछ कुछ होगा। जब कुछ कुछ होने लगेगा तब आप यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x + 3y + 4z = हो गया 6, मतलब 6 बाद में होगा, पहले कर देते हैं। तो 2 6 12 हो गया, तो तब जाके यहाँ पे क्या होगा, आपका 6 होगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये समतल और ये समतल को जब देखेंगे तो देखेंगे कि ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल है। क्लियर है? तो अब दोनों के बीच में दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए दूरी निकालने का क्या होता है, दो समतल, तो सबसे पहले d1 - d2 बटे a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, मतलब दोनों का जो कांस्टेंट है उसमें क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ये मॉड में होता है क्योंकि दूरी हमेशा निगेटिव नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, 4 और ये आपका 6, d1 कितना हो गया 4 और ये आपका कितना हो गया 6, तो 4 - 6 हो गया। अब बटे a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, आप a1 b1 c1 या इसको किसी को माने सेम ही है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मॉड में ले लेंगे। 4 का -6 -2 हो गया, तो 2 हो गया, और 9 4 13, 16 कितना हो गया 29, तो 2/√29 आपका क्या हो गया, दूरी निकल गया। तो दो समतल के बीच में हम दूरी कैसे निकालते हैं, इस तरह करके सिंपल सा, आप जैसे कह देगा कि दूरी निकालिए दो समतल के बीच में, तो पक्का है कि पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो आप देखिएगा, कोशिश कीजिएगा बराबर करने का, कहीं ना कहीं कॉमन आ जाएगा आपका। फिर d1 - d2 और फिर a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर, इस फार्मूले से हम जाके उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे वाला एक सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक निकालें जहां दो बिंदु दिया रहेगा और उसमें आपको कह देगा कि एक्स वाई तल को काटता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ समझिए, अगर आपको एक्स वाई तल कह दिया तो इतना ही सी बात है कि यहाँ पे जेड एक्सिस जो होगा, जेड = क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर आपको वाई जेड तल कह दिया तो समझिएगा कि एक्स क्या हो गया, आपका 0 हो गया। ठीक है, और अगर एक्स जेड कह दिया, तल कह दिया, तब समझ जाइएगा कि y क्या हो गया, आपका 0 हो गया। ठीक है, इस तरह करके हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स वाई तल आपको बताएंगे, एग्जाम में हो सकता है आपको वाई जेड या जेड एक्स पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपका अच्छा रहेगा। फिर चलिए देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक निकालें। तो सबसे पहले ये बिंदु है और ये बिंदु है। ठीक है, ये आपका ए है, बी है। ठीक है, तो एक दिया हुआ है आपका 3 4 1 और ये दिया हुआ है 5 1 6। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लीजिए, इक्वेशन निकाल लीजिए। तो अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो वेक्टर r = क्या हो जाएगा, a, ये आप लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, 3i 4j अब प्लस k हो गया अब प्लस लैम्डा। तो ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, b - a कर देता है। तो 5 - 3 क्या करते हैं, 2i 1 - 4 कितना हो गया, -3j और 6 - 1 कितना हो गया, 5k। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें अगर हम देखेंगे, आई कॉमन लीजिए तो डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं हम। ठीक है, आई अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 + 2 लैम्डा बचेगा, क्या बचेगा, 2 लैम्डा। और यहाँ पे जे अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 4 और -3 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम के कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, के कॉमन ले लेते हैं, तो बचा 1 + 5 लैम्डा। हो गया, क्लियर है। तो देखिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो अभी ये कौन सा तल था, एक्स वाई तल था। कौन सा तल था, एक्स वाई तल था। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा एक्स वाई तल के लिए
अगर ये एक्स वाई तल है तो ये जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जेड एक्सिस क्या होगा, जीरो। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया। इतना का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अगर आपको एक्स जेड का था तो ये जीरो हो जाता, वाई जीरो हो जाता। अगर वाई जेड का था तब इतना इक्वल टू जीरो लेते। ठीक है, क्लियर है। तो एक्स वाई तल के लिए कह रहा था, तो इसका मतलब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो 1 + 5 लेमडा इक्वल टू जीरो। तो लेमडा इक्वल टू -1/5 हो गया। लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, -1/5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। इधर आ जाएगा ना। तो x इक्वल टू आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए तो क्या था, 3 + 2 लेमडा। और y इक्वल टू क्या था, 4 - 3 लेमडा। और z तो आपका जीरो होगा ही क्योंकि एक्स वाई तल है। तो देखिए 3 + 2 लेमडा, लेमडा के -1/5 वैल्यू रखना है। तो जब यहाँ -1/5 रखेंगे तो यहाँ पे 2/5 हो गया। 5 से आप 15 में 2 गया, आपका कितना हो गया, 13/5 से 13/5। ठीक है। और यहाँ पे 4 - 3 लेमडा, लेमडा की जगह -1/5, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो 5 चौके 20, 3 कितना हो गया, 23/5। तो आपका क्या कह रहा था, उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो वो बिंदु क्या क्या हो गया आपका, देखिए एक्स वाई जेड। तो बिंदु हो गया आपका 13/5, 23/5 और 0। ठीक है। तो एक्स वाई तल था इसलिए जेड जीरो हो गया। वाई जेड होता तब एक्स जीरो होता, एक्स जेड होता तब ये जीरो होता। ये आपका क्या हुआ, बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को एक रहेगा कि जैसे मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, 2 पॉइंट दिया रहेगा और इस तरह कह रहेगा, ये दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि ये और ये समांतर है, प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, b-1, ये a है, b है तो b-1 कर देना है। और c d है तो d-c कर देना है। उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा वो समांतर है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये रहा आपका कि 3D का पूरा आपका एक फुल पैकेज रहा कि यहाँ से अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो आई होप कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और हमारा शुभकामना रहेगा, ऊपर वाला का आशीर्वाद तो है ही। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन आप जोखिम उठाने से डरिएगा नहीं, आपको रिस्क लेना है। ठीक है, अगर आप रिस्क लेना जानते हैं, अगर आप जोखिम उठाते हैं तो अपने जीवन को आसान कर लीजिएगा। अगर आप उस समय जोखिम नहीं उठा पाएंगे तो ये जीवन जो आपको ना एकदम जोखिम के टाइप का लगने लगेगा। इसलिए जोखिम उठाने से डरना नहीं है। थोड़ा सा भी जितना आपको ताकत बचा है, कुछ ही समय है, ठीक है ना, इस समय के बाद फिर क्या हो जाएगा कि आपको ये समय फिर आएगा कभी नहीं। तो इसका जितना ज़्यादा यूज कर पाएँ कर लीजिए, आपके फैमिली के लिए अच्छा होगा, आपके माता पिता के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपका जीवन बोझ बन जाएगा, आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो जोखिम बन जाएगा। तो एक क्या होगा, आप अपने परिवार, सोसाइटी, समाज के लिए एक बोझ बन जाइएगा। इसलिए आपको जितना ज़्यादा मेहनत करना है, मेहनत कर लीजिए। उसके बाद आप पूरी दुनिया को भी बदल सकते हैं, जो चाहें वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस कलम के दम पे। इसलिए इसका आपको इल्म हासिल करना चाहिए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।